की इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाता था इसे। ब्यूटीफुल था ये बड़ा सा शिप। कहा जाता था कि ये डूब ही नहीं सकता, लेकिन 5 दिनों में इसे बनाने वालों का घमंड चूर हो गया था और 5 दिनों के अंदर टाइटैनिक शिप डूब गया था। वो भी किसी बर्फ की चट्टान से टकराने की वजह से नहीं, बल्कि टाइटैनिक के ऊपर आग लगने की वजह से, ये कहा जाता है। जानते हैं क्या कीमत थी टाइटैनिक की जब इसे बनाया गया था तब? 1.5 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड। भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो 15,65,22,600 रुपए। जी हाँ, लेकिन उस वक्त का 1.5 मिलियन पाउंड आज का 2023 का 1912 का 1.5 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड आज का 170 मिलियन पाउंड के बराबर होगा दोस्तों। और जानते हैं उसकी कीमत भारतीय रुपए में कितनी होगी? 1,773 करोड़ 90,92,119 रुपए। समझ रहे? अब आप सोचेंगे इतना कीमती जहाज जब ये डूबा तो उसे तुरंत निकाल क्यों नहीं लिया? क्या अरे नीचे लोग जाते, टुकड़े टुकड़े काट करके उसे निकालते, अगर भंगार में भी बेचते तो काफी सारा पैसा रिकवर हो सकता था। पर टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी ने ऐसा किया क्यों नहीं? आपको बता दें, इसे खोजने मात्र में 4 दशक लग गए थे। 1912 में ये बना था, निकला था और उसी समय डूब गया था 1911-12 के अराउंड। और 1985 में इसे खोजा था एक नेवी, अमेरिकन रिटायर्ड नेवी ऑफिसर जो खुद एक प्रोफेसर ऑफ ओशनोग्राफी थे, यानी कि समंदर की पढ़ाई करते थे, स्टडी करते थे। उनके साथ थे फ्रेंच ओशनोग्राफर जीन लुइस माइकल। इन दोनों ने मिलकर इसे खोजा था। कई लोग फेल हो चुके थे टाइटैनिक को खोजने की तलाश में, उस एक्सपेडिशन में कि टाइटैनिक का मलबा मिल जाए, किसी को नहीं मिला था। सिर्फ इन दोनों को सफलता हासिल हुई, रॉबर्ट डून बैलार्ड और फ्रेंच ओशनोग्राफर जीन लुइस माइकल को। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब उन्होंने देखा मलबा, तो मलबा बेहद खूबसूरत था। अभी भी वहां शैंडलियर्स, जो झूमर थे, वो चमक रहे थे, उनकी क्रिस्टल जो लटकते थे वो दिख रहे थे। वहां का ब्यूटीफुल स्टेयरकेस वो अभी भी दिख रहा था 4 दशक बाद भी। लेकिन धीरे धीरे मलबा गलने लगा था, तो उसे ऊपर उठाना बेहद मुश्किल था। कारण टाइटैनिक का वजन 46,000 टन का वेट। सबसे बड़ी बात, टाइटैनिक जब टूटा तो 2 हिस्सों में टूट गया था, तो उसे निकालना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। लाख कोशिशें की गई, लेकिन सारे सैल्वेज ऑपरेशंस फेल होते गए। सैल्वेज यानी कि उसे निकालकर बाहर निकालने का प्रोग्राम। आखिर में एक कंपनी जो थी वो निकल कर आई। 1987 की बात बता रहे हैं। उसने धीरे धीरे करके जो प्रेशियस चीजें थी बड़ी सफाई के साथ वहां से निकालना उन्होंने शुरू किया। फिर वो ज्वेलरीज हो, फिर चाहे वो शैंडलियर जैसी चीजें हों, फिर चाहे वो स्टेयरकेस हो, ऐसा कर करके पहले एक्सपीडिशन में 1800 चीजों को वहां से निकाला गया, कीमती चीजों को। ऐसा कर करके अब तक 5000 चीजों को वहां से निकालकर उनका ऑक्शन किया जा चुका है, उनकी नीलामी की जा चुकी है। आपको बता दें, नीलामी से ही इतना पैसा निकला है। लोगों के अंदर इतना ज्यादा पॉपुलर है टाइटैनिक और इसकी कहानी, इसकी हिस्ट्री, कि लोग कितनी भी रकम देकर इसके जो एंटीक मानते हैं, इसकी चीज़ों को जो टाइटैनिक के साथ डूबे थे, उन्हें खरीदते हैं, अपने पास रखते हैं। लोगों के दिमाग में बात है कि टाइटैनिक में उस वक्त के बेहद रिच इन्फ्लुएंशियल लोग सवार थे, तो उनके शौक और उनके लग्जरियस लाइफ को शो करता था टाइटैनिक और उसमें मौजूद चीज़ें। तो उनके जो चीज़ें मिल रही हैं उनको एंटीक समझकर लोग उन्हें खरीद रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रकम में। अब आप खुद सोच कर देखिए दोस्तों, ये तो एंटीक की बात करें हम आपसे, उन 5 लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने ओशन गेट कंपनी की टाइटन पनडुब्बी की जो टिकट थी वो 2-2 करोड़ रुपए में खरीदी थी, $2.5 लाख में खरीदी थी पर पर्सन। तो सोच के देखिए कितना क्रेज है लोगों के अंदर टाइटैनिक को लेकर के। जब ये मलबा हो चुका है तभी भी इसका क्रेज कितना ज्यादा है। आपको बता दें, जेम्स कैमरून जिन्होंने टाइटैनिक फिल्म बनाई थी, जिसकी वजह से हम भारतीयों को टाइटैनिक के बारे में पता चला, उन्होंने खुद 33 बार डाइव किया था। पहली बार जब उन्होंने देखा टाइटैनिक के मलबे को तो वो मंत्र मुग्ध हो गया। उसके बाद उन्होंने 33 बार डाइव किया था टाइटैनिक के मलबे के पास जाकर उसे स्टडी करने, उसे देखने, निहारने। उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा होती है। कुछ तो ऐसा है इस शिप के अंदर जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, खासकर धनाढ़ दिमागदार लोगों को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी किंवदंती, ऐसे लेजेंड्स हैं। 33 बार डाइव किया था जेम्स कैमरून ने जो है, और उसके बाद उन्होंने वो फिल्म बनाई थी। तो ये बहुत बड़ा एक ट्रिविया, एक फैक्ट है टाइटैनिक के उससे जुड़ा हुआ। अब बात करते हैं कि इतना महंगा, इतना कीमती जब है टाइटैनिक, तो इसे पूरा क्यों नहीं निकाला जाता? पहली प्रॉब्लम वजन की हमने आपको बताई, और इसके बाद वहां पर क्रश डेप्थ है। वहाँ जो दबाव है पानी का बहुत ज़्यादा है, फेफड़े पड़ जाएंगे। अगर कोई वहाँ पर निकल जाए सबमरीन के बाहर कोई इंसान तो तुरंत मर जाएगा। उसकी जो बॉडी उसको खोजना मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि अभी उन 5 अरबपतियों के साथ हुआ है। क्योंकि वहाँ पर जब इम्प्लोजन हुआ टाइटन पनडुब्बी का, तो उसके बाद टाइटन पनडुब्बी के सिर्फ अवशेष मिल रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि नीचे
पानी की सतह के ऊपर, समंदर की सतह के ऊपर लहरें जो चलती हैं, आपने देखी ना कितनी गति में चलती हैं, उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लहरें होती हैं जो समंदर के नीचे बहती है। आपको बता दें, समंदर के ऊपर कहा जाता है वो बड़ी बड़ी चीज़ों को एक कंटिनेंट से दूसरी कंटिनेंट तक बहा कर ले जाती हैं समंदर की लहरें, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। लेकिन समंदर के नीचे जब पानी का दबाव, वाटर कॉलम का दबाव बहुत तेज़ होता है, तो वो बड़ी बड़ी शिप्स, विकराल चीज़ों को, चट्टानों को, पत्थरों को बहुत दूर दूर तक के मोबालाइज करने की उनके अंदर एबिलिटी हो जाती है। ऐसी स्थिति में टाइटन की जो परखच्चे उड़े, जो उसका इम्प्लोजन हुआ, उसके बाद उसे खोजना बेहद मुश्किल है। कहाँ मिलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों को, ऐसी स्थिति है। तो इतना खतरनाक वहाँ एनवायरनमेंट है। तो इस प्रकार के एनवायरनमेंट में जहाँ तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, बहुत खून जमा देने वाली, हड्डी जमा देने वाली ठंड है, जहाँ दिखता कुछ नहीं है, नो विजिबिलिटी, जहाँ पर इंसानी जीवन जो है बेहद मुश्किल है। ऐसी स्थिति में जहाँ पर सर के ऊपर में अगर वहाँ कोई चीज़ है तो उसके ऊपर समझ के चलिए हर इंच शरीर के ऊपर में एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का वेट पड़ा हुआ, 500 जंबो जेट प्लेन्स का वेट पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर आप 1 किलो सामान वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो सोचिए कितना भारी हो जाएगा वो 1 किलो सामान। 500 जंबो जेट का वेट अगर उसके ऊपर डाल दिया जाए तो सोचिए 1 किलो भी निकालना बेहद मुश्किल होता है। और अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सबमर्सिबल टेक्नोलॉजी नहीं, कोई ऐसी सबमरीन नहीं है हमारे पास में पावरफुल जो सीधे सीधे चेन मार नीचे और इसे सीधा टो करके ऊपर की तरफ ले आए। टाइटैनिक को ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ऐसा नहीं दोस्तों कि टाइटैनिक के मलबे को बाहर निकालने के पीछे कवायद नहीं की गई। जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ 5 छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ से निकाल कर लाया गया है टाइटैनिक के मलबे से किसी तरीके से। अब चूंकि जो मलबा गल रहा है तो वहाँ स्कूबा डाइविंग तो की नहीं जा सकती, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जो होता है रोबोटिक आर्म वाली सबमर्सिबल से ही होता है, तो उनको उठाना निकालना वो इसलिए खतरनाक हो जाता है क्योंकि ऊपर की चीज़ें गल रही हैं। वो गिर गई अगर पनडुब्बी के ऊपर में तो पनडुब्बी दब सकती है, फिर वहाँ से निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि पनडुब्बियों के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन रहती है, कंटिन्यूस सप्लाई नहीं मिलती सबमर्सिबल को। तो ऐसी स्थिति में सबमर्सिबल का दब जाना टाइटैनिक के मलबे में, अगर वो अंदर जाकर के उसे निकालने की कुछ कोशिश करेगी उसकी कंपार्टमेंट्स में, तो दब जाना मतलब सीधा मौत है। तो इसीलिए बेहद खतरनाक होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसे निकालने की कोशिशें कभी नहीं की गई। पहले ही जो ट्रायल मारी गई थी वो ये थी कि पिंग पोंग बॉल भर दी जाए पूरे टाइटैनिक के मलबे में। पिंग पोंग बॉल क्या होती है, हल्की होती है, वो पूरे टाइटैनिक को हल्का कर देंगी, ऐसा सोचा गया। लेकिन फिर उसका पता चला कि पिंग पोंग बॉल भैया उस डेप्थ में आप लेके जाओगे तो जो वेट है पानी का ऊपर 3.8 किलोमीटर का जो वेट है पानी का, 3.8 किलोमीटर की गहराई पर ऊपर की तरफ जितना वेट है पानी का वो तो फाड़ देगी पिंग पोंग बॉल को। तो पिंग पोंग बॉल वाला प्लान तो फेल हो गया। फिर उसके बाद प्लान बनाया गया कि क्यों ना हीलियम गैस बलून्स का इस्तेमाल किया जाए, बलून्स को लेकर जाया जाए नीचे, फिर उसके बाद अंदर ही अंदर वहीं समंदर की गहराई में उसमें हीलियम गैस भरी जाए भारी मात्रा में। और फिर वो हीलियम गैस जो है जो गुब्बारों के अंदर भरी रहेगी वो बायोन्सी क्रिएट करेगी और जो मलबे के टुकड़े हैं उनको सीधा ऊपर की तरफ लेकर आना शुरू कर देगी। लेकिन ये भी बहुत मुश्किल था क्योंकि हीलियम गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत थी जिसकी। वहाँ पर हीलियम गैस को कितनी ज़्यादा मात्रा में अंदर एकदम हाई प्रेशराइज्ड इलाके में जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट है पानी का, बहुत घनत्व है पानी का, वहाँ ले जाना ब्लास्ट हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, इसलिए वो पॉसिबल नहीं था। तो ये भी प्लान फेल हो गया। तीसरा प्लान आइडिया जो था वो आया जॉन पियरे के दिमाग में। अब जॉन पियरे ने बोला एक काम करते हैं, पानी जो है वो ज़्यादा भारी होता है पर बर्फ़ जो है वो उसके ऊपर तैर सकती है, बर्फ़ का घनत्व कम होता है पानी से, ये उनका कहना था। तो बर्फ़ जो है वो तैर सकती है पानी पे। तो एक काम करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन तो हम सब जानते ही हैं, लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो किसी भी चीज़ को जमाने के लिए काफ़ी है। तो लिक्विड नाइट्रोजन अगर टाइटैनिक के पूरे मलबे के ऊपर उंडेल दिया जाए तो बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा। ऑलरेडी वहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता ही है, 0 डिग्री पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब वो बर्फ़ के में तब्दील हो जाएगा तो वो तैरने लगेगा, और तैरने लगेगा तो वो ऊपर की तरफ आ सकता है। ये एक ऐसा हाइपोथेटिक एक प्लान बनाया गया, एक आइडिया आया जॉन पियरे के दिमाग में। लेकिन फिर उसके बाद जब कैलकुलेशन किया गया तो टोटल 0.5 मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती, तब जाकर पूरा का पूरा टाइटैनिक या उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उन्हें ऊपर लाया जा सकता था। उसके बाद एक बड़ी शिप मेकिंग कंपनी आई सीन के अंदर और उसने बताया एक काम करते हैं, सबसे पहले नीचे उतरते हैं और टाइटैनिक के जो जितना भी इलाका है उसको ऑटोमेटाइज ROV से, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल से हम क्या करेंगे, जितना भी उसमें जंग लगा हुआ है वो सब चीज़ साफ करते हैं और उसके बाद साफ ऑफ करने के बाद अलग अलग पार्ट में उसको कट करते, फिर चेन से बांधते, फिर बाहर निकालते हैं। तो ये आइडिया सबसे सही था। बट इसमें दिक्कत ये थी कि पूरा मलबा निकालने में 100 साल का वक्त लग जाता और काफ़ी महंगा प्रोसेस होता। तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो करेगा क्यों कोई टाइटैनिक के मलबे के लिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा? सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, ये टाइटैनिक के मलबे की बहुत ऊंची ऊंची बोलियां लगें और लोग एक एक चीज़ को, एक टुकड़े को उसके करोड़ों करोड़ रुपए में खरीदे, तभी ऐसा हो सकता है। पर ये सारी चीज़ें क्योंकि सब अजम्पशंस में थी, कुछ भी कंफर्म नहीं था, तो चूंकि 100 साल लग सकते थे, बहुत ज़्यादा पैसा लगता, इसीलिए इस प्लान को भी छोड़ दिया गया है। एक और कारण था इस प्लान को स्किप करने का, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन प्लान था, ये सबसे प्रैक्टिकल प्लान था, इसको किया जा सकता था, मलबे को बाहर निकाला जा सकता था इस तरीके से। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि भैया इतना सारा आप जो जंग रिमूव करने का काम करते, आप जो रस्ट रिमूव करने का काम करते, उसको कटिंग करने का काम करते, इसमें काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती, बिजली लगती, और बिजली जो है वो कितनी लगती, 20 मिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लगती। तो इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी को
3.5 किलोमीटर से ज़्यादा 3.8 किलोमीटर के नीचे तारों के माध्यम से भेजना और कोई गलती नहीं होना, ये नहीं कहा जा सकता। गलती हो सकती थी, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से इस प्लान को भी हटा दिया गया लिस्ट से। तो कुल मिलाकर अब ये कहा जा रहा है कि भैया मलबा निकालना बेहद मुश्किल है। अब सिर्फ 20 से 30 साल बचे हैं टाइटैनिक के मलबे के पास, क्योंकि जो बैक्टीरियाज हैं वो टाइटैनिक के मलबे को बहुत तेजी से खा रहे हैं। रिसर्चर्स की बात माने तो पर डे 180 किलोग्राम टाइटैनिक का मलबा बैक्टीरिया खाने लगे। तो 20 से 30 साल के अंदर जो है ये टाइटैनिक का मलबा पूरी तरीके से घुल जाएगा, गल जाएगा और इसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो कुल मिलाकर हम कहें कि आज तक क्यों नहीं निकाला गया, 111 साल बाद भी टाइटैनिक के मलबे को क्यों नहीं निकाला गया, तो यही उनके कारण थे, इसी वजह से नहीं निकाला गया। लेकिन दोस्तों अब एक सवाल आपसे पूछते हैं, वो पनडुब्बी जो थी टाइटन वो फटी, इम्प्लोड हुई, तो शव तो कहीं ना कहीं मिलने चाहिए। शवों को खोजना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमने आपको बताया कि करंट जो है, लहरें जो है नीचे ज़्यादा तेज होती हैं, तो वो इधर उधर तो छिटक गए होंगे, उनको खोजना बेहद मुश्किल हो गया, मानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि शरीर इसलिए भी नहीं मिल सकते क्योंकि वहाँ पर जीव भी होते हैं, समुद्री जीव, और वो शरीरों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी गहराई में किस प्रकार के समुद्री जीव रहते होंगे। इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। इतनी गहराई में, समंदर की इतनी गहराई में कौन कौन से जीव रहते हैं, इस पर हम एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आ रहे हैं, अगली वीडियो, तो ज़रूर देखिएगा उसे।